जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST2 का पेपर 1। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो दिक्कत तो है, थोड़ी दिक्कत इस वजह से इस पेपर में बताता हूँ। इसमें क्या है, मोर देन वन करेक्ट के सवाल है 15 प्रॉब्लम्स है और 5 सवाल है इंटीजर टाइप। तो मतलब लोग क्या करते हैं, लोग मल्टीपल करेक्ट में लोगों को दिक्कत होती है, जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है बच्चों के लिए। तो इसमें वैसे पूरा स्ट्रगल 15 सवाल उस तरीके के दिए हुए हैं और 5 सवाल इंटीजर टाइप है। तो ऑब्वियसली सवाल की और मार्किंग स्कीम भी ऐसी है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आपके पास +4 -2 और उसमें +4 -1 है। तो कहीं फ्री नहीं छोड़ा आपको, हर एक जगह नेगेटिव मार्किंग है और वो भी +4 -2 और वो भी किसी मल्टीपल करेक्ट में। तो ये मार्किंग स्कीम को अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से पेपर ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। और अगर आप इसमें देखेंगे लेवल का सवालों का, तो सवाल अच्छे लेवल के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हलवा सवाल है, अभी आपने देखा और सवाल हो गया, ऐसे सवाल आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे और वो भी ऐसी जगह पे हैं ताकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए तो लास्ट तक उससे पहुंचते पहुंचते आप वहां पे सीधी मिस्टेक कर दें। तो ओवरऑल इसमें स्कोर अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने दिमाग को बहुत ठंडा रख सकते हैं एक्सट्रीम प्रेशर में। अगर आप इस पेपर में अच्छा करें, मतलब आप टफ सिचुएशन क्यों ना आए, फिर भी आप मतलब शांति से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा बहुत तो देखा, 2-4 सवाल नहीं हुए, वो फिर ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, अब क्या करे, तो भाई साहब उसके हिसाब से फिर आपके ये दिक्कत है इसके अंदर। तो कुल मिला के इस तरीके के पेपर्स में आपको क्या करना चाहिए, आपको समझना चाहिए मार्किंग स्कीम अगर टफ है, पेपर की लेवल भी ठीक ही है, तो लोगों का स्कोर कम आएगा, ये बात आपको समझना चाहिए। तो आपको भी सबसे पहले सेफ चलना चाहिए। आपको जो लग रहा है आसान सवाल पहले आप उन्हें कर लीजिए, फिर कर लीजिए, थोड़े थोड़े बढ़ा लीजिए। तो जैसा आप वैसा होता है सिंपल पेपर में हम 1 घंटे में मान लीजिए 20 सवाल में से 16 अटेम्प्ट कर दिए, 17 अटेम्प्ट कर, तो हो सकता है यहाँ पे आप थोड़े 10-12 करें, पर आप समझ के रखिए पेपर टफ है, सबके लिए इसमें शायद दिक्कत हो सकता है। और देखते हैं आपका कैसा रिजल्ट आता है। फाइन, अब हम डिस्कस करते हैं इस पेपर का पहला सवाल, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 21 में क्या बोला गया, एक LC सर्किट था, एक LC सर्किट था, दोनों की आपके पास में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी वो सेम थी। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम थी तो आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी को आप क्या कर देंगे 1/t, तो ये बन जाएगा 2π/ओमेगा। कुल मिला के अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है, मतलब इन दोनों का एंगुलर जो ओमेगा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो टर्म भी क्या है आपके पास बराबर है। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो आप उसका एक्सप्रेशन लिख लीजिए। भाई ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है 1/√LC। तो अगर आप यहां पे देखें, दिस इज L1C1 इज इक्वल टू L2C2। ये चीज आपको जो सवाल में बात बताई गई है उससे मिल गई। अब सवाल में बोला गया भाई साहब इन दोनों इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया, इन दोनों कैपेसिटर को एक सीरीज में जोड़ दिया, अब इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब इसको यही फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं आपको ओमेगा बता देता हूं, अगर आप इसको ओमेगा निकालेंगे तो बाकी सब काम आपका हो जाएगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ओमेगा फॉर्मूला होता है 1/√LC होता है। अब L की जगह पुट कीजिए, L की जगह कितना आएगा आपके पास L1 + L2 और C की जगह कितना आएगा, यहाँ पे C1 देखिए, C इक्विवेलेंट कितना बना, C1C2 डिवाइड बाय C1 + C2। क्लियर। अब इसे आप प्रोसीड करते हैं। पहला ऑप्शन अगर आप देखिए भाई ये आंसर है, ये ओमेगा की वैल्यू है, पर इसने बोला अलग अलग फॉर्म्स में इसको चाहिए। तो पहली फॉर्म में सिर्फ L1C1 लिखा हुआ है, तो हम L1C1 देखते हैं कैसे बनेगा। अगर आप L1C1 बनाने जाएंगे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये वाली टर्म बन गई आपके पास C1 + C2, अंदर चलिए तो क्या बनेगा आपके पास L1 C1C2 + L2 C1C2। अब हम क्या करते हैं, L1C1 और L2C2 ये दोनों तो बराबर है ना, तो इनको कॉमन निकाल लेते हैं। सॉरी, इस L2C2 ये दोनों बराबर है तो इसको निकालेंगे तो ऐसा बनेगा C1 + C2, यहाँ पे आएगा L1C1 कॉमन आ गया, ये बन गया C1 + C2। ये साफ हो गया आपके पास। क्लियर। तो आपके पास क्या इतना आ गया 1/√L1C1 और इसको आप L1C1 किसके बराबर है, L2C2 के बराबर है। तो आप इसे A भी सही हो गया और B भी सही हो गया, L1C1 को L2C2 भी लिख सकते हैं। फिर अगर आप बात करेंगे C, तो C इससे मैच नहीं कर रहा। D की अगर आप बात करें इसमें L1C2 है, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो A B ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो दूसरा सवाल है, इसके अंदर आपको बोला गया पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन UR इज इक्वल टू KR²/2। आपने ऐसी पोटेंशियल देखी है कहीं पे ना, बता सकते हैं ऐसी पोटेंशियल कहाँ देखी है आपने। जो इससे पहले देखते थे तो भाई साहब प्लेट घूमता था, -GM1M2/R आता है करती थी, चार्ज में भी ऐसा कुछ K_Q1 Q2/R, ये वाली कहाँ देखी थी, ऐसी एनर्जी याद है आपको कहाँ देखी थी, क्या हमने देखी स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग जैसी स्प्रिंग मतलब ½ kx², वैसे कुछ टर्म है।
तो स्प्रिंग जैसा फोर्स भी kx की फॉर्म में आना चाहिए, आएगा। आप देखिए अगर आप इससे फोर्स निकालें तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस du/dr होता है आपके पास। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के आर। इसको तो आना भी चाहिए था, हमने पहले ही फील कर लिया था, स्प्रिंग जैसी एनर्जी है। फाइन, अब आपसे क्या बोला गया, इसने बोला कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको लिख दिया kr इज इक्वल टू, एक पार्टिकल है वो घूम रहा है ऐसे करके कुछ है ना आपके पास में m मास का, तो ये mv²/r, ये फोर्स घुमाने की रिस्पॉन्सिबल है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, mvr इज इक्वल टू nh/2π लिखते हैं, nh/2π। पर इसने h ना देके इसने h बार लिखा हुआ है, तो h/2π को आप क्या बोलते हैं, h बार। तो क्या बन जाएगा n इंटू में h बार, तो h बार की टर्म में लिखा हुआ है। तो हम बार बाई चांस मिस करते हैं तो आप समझ लेना अभी बार का यूज करेंगे, h बार की टर्म यूज करेंगे, h की टर्म यूज नहीं करेंगे। फाइन, अब ये दो इक्वेशंस है आपके पास में। सबसे पहले आपको बोला वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है। आप यहाँ पे r को रिप्लेस कर दीजिए, यहां से उठा के r को रिप्लेस करें तो r² कितना बन गया आपके पास, r² की वैल्यू निकालनी है ना, तो r² की जगह बनेगा आपके पास n² h² m² v²। यहां से r² की वैल्यू निकाल लीजिए। फाइन, इज इक्वल टू mv²/r, ये r तो वहां चला ही गया आपके पास, तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली फिर अगर आप, तो वेलोसिटी मैच कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप रेडियस निकालने जाएंगे तो आप इसको v को हटा दीजिए, r की वैल्यू निकाल दीजिए, वो आ जाएगा। अगर आप एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ इनर्शियल, तो एनर्जी ऑफ इनर्शियल क्या आएगा आपके पास, आप ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको कितनी, kr²/2, r² की वैल्यू पुट कर दीजिए, r² की वैल्यू यहां से आएगी, यहां पे पुट कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv², ये ऐसे लिख देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां से आ गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो आपका ए और सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। फाइन, तो ये सवाल कैलकुलेटिव था, इसमें कोई कंसेप्ट कोई नहीं था, ये बेसिक सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्टिक्स का एक सिंपल सवाल है, मतलब बेसिक सवाल है। इसमें बोला गया यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्क्रीन है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। इसकी फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, इसकी है 21 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया कि इसकी डिस्टेंस वहां से कितनी होगी, तो कितने, वो सब पूछा है इसने। सिंपल की तरह सवाल सिंपल ही वैसे हो जाएगा। देखिए आप ये मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ x है, तो इसके लिए ux हो गया, तो v कितना हो जाएगा आपके पास 100 - x। क्लियर। इसके लिए आप मान लीजिए ये कुछ y है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 - y। क्लियर है। जब बोला गया इमेज यहाँ पे बन रही है तो ठीक है, यूवी का एक्सप्रेशन लिख लिए। आप सबसे पहले फर्स्ट लेंस के लिए लिखिए, तो आप कहें 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है, v है 100 - x, पॉजिटिव लिया जाएगा बच्चों, बिकॉज इस तरफ है इंसिडेंट रे की, वो सब साइन कन्वेंशन पता है, उस पर ज्यादा इतनी कर रहा हूं मैं। अच्छा ये क्या, -1/v - 1/u, u यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें सोल्व करेंगे तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी 20 सेंटीमीटर और एक मिलेगी x की वैल्यू आपको 80 सेंटीमीटर। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अगर आप सोल्व करें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो गया आपके पास। अगर आप सेकंड लेंस के लिए जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 1/v, v की जगह कितना आएगा 100 - y, प्लस u की जगह ये इज इक्वल टू 1/21 सेंटीमीटर। यहाँ से सोल्व करेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो y की दो वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी जब ये 20 था तब भी इमेज वहां पे बन रही थी और 80 में भी इमेज यहाँ बन रही, दो वैल्यू पॉसिबल है, 20 ही पॉसिबल, 80 पॉसिबल है, यहाँ पे 30 ही पॉसिबल, 70 ही पॉसिबल है। तो आपके पास ए बी सी डी सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों करें क्वेश्चन नंबर 24, और ये कंडक्टर का सवाल है और लॉजिकल सवाल है, बढ़िया सवाल है, मतलब फंडे क्लियर होने चाहिए इसको करने के लिए। हम इसको सवाल को आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले ऐसे मानिए सिर्फ क्यू चार्ज था, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल थी, इसको थोड़ी थिकनेस भी दिखा रखी है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास में क्यू था तो आप बताइए क्या हो, यहाँ पे कुछ माइनस क्यू आ जाएगा, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली आएगा, सही है ये बात। अच्छा अब अगर आप पूछो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ये फाई कितना 0, बिकॉज ये चार्ज इसीलिए आया ताकि इसके मीट में ये फाई क्या कर सके 0, ये कंडक्टर की मीट है आपके पास में। क्लियर। अब सवाल में क्या हुआ भाई साहब, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे ई, यहां से ऐसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर का चार्ज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाहर कुछ भी चेंज करो उसे अंदर पता लगता नहीं है। अगर ये सिनेरियो, इसका मतलब क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज वार्ज कुछ आ जाएगा, कुछ चार्ज मतलब
इंड्यूस हो जाएगा, मतलब कुछ कहीं पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, इस तरह का पैटर्न आपके पास में इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू, तो यहाँ बाहर वाले पे कितना आना चाहिए प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूट होकर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, इसकी न्यूट्रल था इसलिए यहाँ प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना बच्चों तो ये वाला क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्यू कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात करते हैं, चल तुझे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर एट पॉइंट पी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सरफेस। ये बोला ये बाहर जो चार्ज आया है ना इसकी वजह से यहां पे EFI जीरो होगा। तो ये सुन मेरी बात, इसकी वजह से और अंदर वाली शेल की वजह से जीरो हो चुका था, क्लियर। अब बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे आ गया E, तो इसको मारेगा कौन, इसी को, यही वाला चार्ज तो मारेगा। तो इस बाहर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे E होना चाहिए किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो जीरो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। फिर आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सरफेस एट पॉइंट P इज, भाई इनर सरफेस की वजह से यहाँ पे पूछा, तो मैंने क्या बोला, इनर सरफेस और इस क्यू की वजह से यहाँ पे जीरो, तो जितना इस क्यू की वजह से ऊपर की तरफ है उतना इसकी वजह से किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो इस क्यू की वजह से P पॉइंट पे कितना है, K Q, और R की वैल्यू कितनी है 3R/2 का होल स्क्वायर। ये E किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से किस तरफ आएगा आपके पास, नीचे की तरफ आएगा, क्लियर। E ड्यू टू इनर शेल आ गया आपके पास, क्लियर। तो ये अगर आप सोल्व करेंगे इससे मैच कर जाए, K की वैल्यू पुट कर दी 4/K इज इक्वल टू 4πε0, और यहाँ पे ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, साफ हो जाएगा आपका 9, तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास Q डिवाइड बाय 9πε0 r², ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। फिर हम चलते हैं सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन में क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होलो स्फीयर इज लेस देन E। वापस सुन क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होलो स्फीयर इज लेस देन E। भाई साहब ये जो स्फीयर है ना, होलो स्फीयर, इसकी वजह से बोल रहा है यहाँ पे EFI कितना होगा। सुन, इस वाले की वजह से कितना है, इस शेल की वजह से, इस शेल की वजह से नीचे की तरफ आया, कितना है आपके पास KQ/3R/2 का होल स्क्वायर, KQ/3R/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और इसकी वजह से E आ रहा है, तो ये वाली शेल, बाहर वाली शेल क्या करे, इसको -E करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है शेल की वजह से। अब इसमें इसकी वैल्यू E से कम है ज्यादा है, वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसकी वैल्यू कुछ 4 ही होगा तो E से ज्यादा भी आ जाएगा, तो इसके बारे में कुछ कमेंट आप कर सकते नहीं है। वापिस सुन ले, अंदर वाली शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्लियर। कितना KQ/दिस, और इसकी वजह से E आ रहा था तो आउटर शेल उसी को मार रहा होगा, तो ऊपर आएगा तो -C। तो इसकी जो नेट की वैल्यू होनी चाहिए वो पता नहीं, इससे ज्यादा है कम है, कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते। तो सी ऑप्शन पे हम कमेंट कर सकते नहीं है। डी पे बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, मतलब Q चार्ज की वजह से और इस शेल की वजह से, Q चार्ज की वजह से शेल की वजह से यहाँ पे EFI कितना और किस तरफ है। तो Q चार्ज और शेल की इस पार्ट की वजह से जीरो, सिर्फ आउटर की वजह से बचा, आउटर की वजह से किस तरफ, ऊपर की तरफ E। तो इसने क्या बोला, हाँ वर्टिकली अपवर्ड, तो डी ऑप्शन सही हो गया, क्लियर। इन दोनों की वजह से जीरो हो गया, इसकी वजह से ऊपर की तरफ E, और यही बोला है इसने ऊपर की तरफ है, हाँ। तो ऑप्शन आपके बी और डी करेक्ट हो गए, बढ़िया सवाल। अब हम है सवाल नंबर 25 पे। 25 सवाल आपके पास में वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से, मतलब जो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और अमीटर बनाते हैं उस पे बेस्ड है। सवाल में आपसे बोला गया कि भाई साहब एक गैल्वेनोमीटर था, इससे मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कुछ आ ही जा सकता है, क्लियर। इसने बोला कि जब इसके, मतलब इस पे इसकी सीरीज में 27 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी आपने, तो उसके बाद में क्या हो गया, जो इसकी रेंज है वो n टाइम्स बढ़ गई। तो पहले कितनी थी आपके पास, अब नेट कितनी है I, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर की, RG लिखते हैं चलो, प्लस 27। इतनी टोटल ड्रॉप है वो किसके बराबर है आपके पास, n टाइम्स I इंटू में RG के बराबर है, बोला ना n टाइम्स बढ़ गई आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अमीटर बनाते हैं तो इसने बोला कि इसकी रेंज कितनी बढ़ जाती है, करंट की रेंज बढ़ जाती है, बस n टाइम्स बढ़ जाती है, जिससे तो I का I जाना है, और यहाँ से कितना आ रहा है, NI आ रहा है, तो इससे कितना जाएगा आपके पास n-1i। आप दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कर दीजिए, IRG इज इक्वल टू n-1 I3, I से I साफ हो गया आपके पास, तो RG की वैल्यू आ गई 3n-1। यहाँ पे भी I से I साफ कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास आ गया RG प्लस 27 इज इक्वल टू nRG। अब चाहिए क्या हमें, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना, तो n को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप RG को R लिख रहा हूँ प्लस 27,
यहाँ पे आर जी को आर लिख दिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू कितनी बनेगी r/3+1। तो यहाँ पे क्या बनेगा r+27 इज इक्वल टू r²/3+r। आर से आर साफ हो गया तो आर की वैल्यू बन गई आपके पास 9। क्लियर। तो रेजिस्टेंस आई का मैनोमीटर की। फिर आप पावर गिवन है, पावर कितना गिवन है 9 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू I²R कीजिए तो I² इंटू में R की वैल्यू 9 ओम है ही, 9 से 9 साफ हो गया तो I की वैल्यू कितनी आएगी 1/100 एम्पियर। तो 1/100 एम्पियर कितना हो गया आपके पास 10 मिली एम्पियर हो गया। फाइन। तो ए और डी इसका सही हो गया। 26 में सवाल में दिक्कत है, सवाल में मतलब जो चीज़ें यूज़ की, वेलोसिटी का टर्म यूज़ किया उसके बारे में कुछ बताया नहीं वो क्या है। और ये जो सोलेनोइड है आपने इसमें सिर्फ जो ऊपर वाला लिखा है कि टोटल एनर्जी वो ये मान के लिखी है कि सोलेनोइड के जस्ट बाहर जाते ही मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 सोलेनोइड बोला ना, एक सोलेनोइड ये वाला और एक सोलेनोइड कुछ यहाँ पे रखा गया, तो ये बोल रहा है यहाँ पे सिर्फ इसकी वजह से भी आएगा, बाहर वाले की वजह से भी नहीं आएगा, ये मान के आंसर आएगा। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो हम इस सवाल को स्किप कर रहे हैं या फिर इसको बोनस करवा दें, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। पर ये सवाल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हैं और 27 थ्योरेटिकल सवाल तो हम ऑलरेडी कर लेंगे। मतलब तो पहले में इसने बोला गया भाई कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है। जब कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं करता तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करते हैं और उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर ए लॉन्ग टाइम 0 है या फिर अगर आप उनका एवरेज निकालें उनकी वेलोसिटीज का तो वो भी आपके पास क्या आता है 0। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है द फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, ये बात गलत है, मूव करते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में बोला गया द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लॉन्ग टाइम ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। ठीक है, स्पीड बोल दिया ना, स्पीड तो डिस्टेंस तो चल ही रहा है, रैंडम मोशन का डिस्टेंस तो चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस क्या 0 होगा, और डिस्टेंस 0 नहीं है, स्पीड भी 0 नहीं है, तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर बोला गया था एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या लंबे टाइम पीरियड के बाद में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, नहीं लॉन्ग टाइम के बाद में। ऐसा होता है भाई ये वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो ये वाला पीछे आ गया, पर एक लंबे टाइम में देखो तो ये इलेक्ट्रॉन वापस घूम फिर के टकराव करके वापस यहीं पे पहुंच जाएगा आपके पास। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट होगा भी लार्ज टाइम पीरियड के बाद में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बिकॉज वापस घूम फिर के बहुत लंबे टाइम की बात हुई उसका टकराव करके वापस यहीं पे आएगा। क्लियर, क्योंकि हम तो ये बात है ना भाई डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है एक लॉन्ग टाइम पीरियड में, तभी तो आप इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेके चलते हैं। फिर आपसे बोला गया था एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट, हाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सबकी वेलोसिटी अगर आप एवरेज निकालें तो वो टर्म कितना आएगा आपके पास 0। फाइन, तो क्वेश्चन 27 आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे अगर आप देखें सर्किट सोल्विंग का सिंपल मतलब सर्किट सोल्विंग का सवाल है। जितने भी अमीटर है सबके सब आइडियल अमीटर हैं और यहाँ पे भी कुछ अमीटर है, यहाँ पे भी एक अमीटर है, ये 1 है इसका नाम, यहाँ पे अमीटर लगा लो A1। क्लियर, ऐसे करके सवाल है। कुछ बोला क्या करंट वरंट निकालना है, सब निकालना है, ठीक है निकाल लेते, चलते हैं इसका चल के देखते हैं। यहाँ पे एक बार 0 मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे कितना आ गया -8 आ गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 0 आ गया, आइडियल है। तो इसमें यहाँ करंट क्या 0 से -8 जाएगा तो कितना जाएगा आपके पास 2 एम्पियर करंट जा रहा है। क्लियर, तो ये सब हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, इसका करंट निकल गया 2 एम्पियर सब साथ। अब एक बार यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो यहाँ पे कितना आ गया -5। क्लियर, लोग ऐसे बोले सर यहाँ पे 0 मान सकते, यहाँ पे क्या मान, दो अलग अलग सर्किट सोल्व किया, मत मान यहाँ पे कुछ 0 मान लिया, 5 मान लिया, फिर x मान लिया, y मान लिया, तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उससे भी आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 तो ये 5 आ गया आपके पास में, तो इधर कितना करंट जाएगा आपके पास 5 एम्पियर। सब मिटा देते हैं, करंट निकाल के काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से ऐसे कुछ 2 एम्पियर जा रहा है, ऐसे कुछ ऐसा ही कोई हो रहा है सर्किट के अंदर। हाँ ठीक है, अब इस वाले पार्ट में निकालना है, इस वाले पार्ट में कितना मतलब इस वाले में इसमें कितना करंट जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है देख, यहाँ से अगर कुछ करंट आई जा रहा था तो यहाँ पे ये करंट शायद 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा ऐसे, फिर वापस यहाँ पे कितना जा रहा है आपके पास आई जा रहा है, फिर ये आई यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, तो इन दोनों में करंट की वैल्यू क्या है आपके पास सेम है। तो एक इक्वेशन है आपके, एक वेरिएबल है आई, आप चाहें तो आप लूप पर लगा दीजिए, यहाँ से चलिए ऐसे, यहाँ से चल के यहाँ से घूम के वापस आ जाइए, इधर से आएंगे तो क्यों लंबा कर रहे हैं ना, यही से चलते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं, ऐसे घूम के वापस आ जाइए। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसके अक्रॉस कोई x मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, तो यहाँ पे आके फिर आप स्टक हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे कुछ y मानना पड़ेगा, ऐसे वैसे भी कर सकते हैं आप। तो हम एक काम करते हैं,
हम लूप लगा देते हैं, लूप सिंपल दिख रहा है इसमें, तो यहाँ से चले कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पे कितना आया -10, सबसे पहले यहाँ पे आया, फिर कितना आया -i, फाइन, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना आया -2i, यहाँ पे कितना आया +10 = 0। ये सही, 10 ने 10 को मार दिया तो i की वैल्यू कितनी है कि 0, मतलब i से फ्लो ही नहीं करेगा, तो i फ्लो नहीं करेगा तो क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा हो रहा है, ये सर्किट अपने आप में घूम रहा है और ये सर्किट ऐसे अपने आप में घूम रहा है। पर ये पहले आप देख के मतलब ऐसे नहीं था ऐसे भी घूमेगा, नहीं घूमेगा, हो भी सकता था यहाँ से कुछ करंट निकलता, इसकी वोल्टेज इस तरीके से सेट होगी कि करंट की वैल्यू 0 आ गई, फाइन। तो अब आप देख लीजिए क्या क्या पूछा है इसने, अब आप देखेंगे तो इसमें BCD ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रीडिंग सब मैंने लिख रखी है। अगले सवाल चलते हैं। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 29 सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये एक RC सर्किट का सवाल है। इसमें बोला गया 2 कैपेसिटर थे आपके पास में, एक कैपेसिटर था 1 माइक्रोफेराड का और दूसरा कैपेसिटर था आपके पास कुछ 2 माइक्रोफेराड का, 2 माइक्रोफेराड, फाइन। फिर पहले इसको चार्ज किया गया, सेम बैटरी चार्ज किया गया, जिस पे चार्ज कुछ मान लीजिए Q आया होगा, CV चार्ज आया होगा, C × V = Q मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे CV लिख देगा इसको V, फिर माइक्रोफेराड भी लिखना पड़ेगा ना आपके पास, V माइक्रो, अच्छा लग रहा है ऐसा, क्यों लिख देते हैं इसको, यहाँ पे Q चार्ज आया होगा तो यहाँ पे कितना आया होगा 2Q चार्ज आया होगा, क्लियर। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, V माइक्रोफेराड जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया, फाइन। सेम बैटरी से चार्ज करने के बाद में इनको एक सेम रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज किया जा रहा है, सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R। जिस इंस्टेंट पे सर्किट को जस्ट क्लोज किया गया है उस इंस्टेंट को t = 0 बोला जा रहा है, ठीक। अब आपसे बोला गया कि सबसे पहला ऑप्शन है कि करंट इन ईच ऑफ 2 डिस्चार्जिंग सर्किट इस 0, t = 0 बोल रहा है, करंट 0 होगा, ऐसा नहीं होगा ना भाई, t = 0 पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिस पे V है तो करंट मैक्सिमम आएगा। और वैसे अगर आप देखें तो I की इक्वेशन कितनी आती है, I आता है I = I0 e - t/τ। यहाँ पे अगर आप t = 0 पुट करेंगे तो I की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो A ऑप्शन क्या हो गया गलत। फिर B ऑप्शन में चलते हैं, करंट इन 2 डिस्चार्जिंग सर्किट है, t = 0 आर इक्वल बट नॉट 0। इक्वल होगा कि नहीं होगा कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो I0 की वैल्यू आएगी ये इसके क्रॉस पोटेंशियल मतलब कितना आएगा, वो V0/R तो आएगा, दिस इज V0/R ही आएगा, I मैक्स कितना आएगा यहाँ पे, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम V था, इस पे भी था, इस पे V/R आएगा, इस पे भी कितना आएगा V/R आएगा, क्लियर। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप इसकी Q की इक्वेशन लिख लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, उससे भी ये रिजल्ट मिलेगा। तो सीधा समझ सकते हैं यार, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका था वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, तो t = 0 पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस भी V, चार्ज अलग अलग है पर डिवाइड बाय टाउ होगा ना तो वो अपने आप सेट हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं इस चीज को। तो आपके पास में करंट क्या आएगा, आपके पास सेम आएगा कब, एट t = 0 पे, पर 0 नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी बोला द करंट इन 2 डिस्चार्जिंग सर्किट आर इक्वल एट ऑल टाइम, इक्वल एट ऑल टाइम तो नहीं होगा ना, टाउ तो डिफरेंट है, मतलब 2 इक्वेशंस लिख रहे हैं आप, दोनों में एक इक्वेशन में है टाउ = RC की जगह कितना है आपके पास 1 माइक्रोफेराड, और दूसरे वाले में क्या है आपके पास I = I0 e to the power -2R × 2 माइक्रोफेराड। दो इक्वेशन डिफरेंट है, तो हर एक टाइम की वैल्यू कैसे सेम आएगी, तो इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड लूजेस 50% ऑफ इट्स चार्ज अर्लियर देन, मतलब बोल रहा है 50% चार्ज किस में जल्दी लूज होगा, तो हम एक बेसिक इक्वेशन लिख लेते हैं। Q की इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पे Q बनता है Q = Q0 e to the power -t/τ, याद है आपको, डिस्चार्जिंग में ही बनता है। आपको बोला इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो Q0/2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया ln2 = t/τ, तो t की वैल्यू कितनी है टाउ इंटू में ln2, जिसका टाउ ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने में, जिसका टाउ ज्यादा होगा, दिस इज टाउ ना, जिसका टाउ ज्यादा होगा ना उसको ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने में। तो टाउ की वैल्यू क्या होती है R सेम, जिसका C ज्यादा उसका टाउ ज्यादा, इसका मतलब ये जल्दी डिस्चार्ज होगा 50% तक, ये थोड़ा टाइम के बाद में होगा। तो इससे क्या सवाल बोला है, और हाँ ठीक है, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्लियर। तो बी और डी इसके सही हो गए। हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 30। सर मैंने देखा अब तो नहीं कहाँ था, पर अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं किया था हमने ये सवाल, तो रीजन ईपी में होगा या फिर कुछ एग्जाम में होगा, पर यही सवाल देखा है मैंने कहीं। अब ये सवाल अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या आपको बोला गया, एक शेल है, इसकी रेडियस कुछ ए है, आउटर शेल की रेडियस कुछ बी है, इसके मीडियम के अंदर आपने कुछ डाइलेक्ट्रिक डाला है, और उस डाइलेक्ट्रिक की भी कुछ आपको रेसिस्टिविटी गिवन है रो, क्लियर। अब ऐसा डाइलेक्ट्रिक भी है, रेसिस्टिविटी भी है, और बोला यहाँ से आपको चार्ज लीक हो रहा है, तो बताइए कितना चार्ज लीक होगा इस तरीके का। शायद टेस्ट पेपर में सवाल है, शायद इस तरीके का पूछा गया थोड़ी देर पहले। तो अगर आप रेजिस्टेंस कर लिखें तो इसलिए रो L/A लिखा, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ इसकी,
तो मैंने पहले सोल्व कर लिया, मेरे को सवाल थोड़ा लेंथी है, टाइम ना लगे, इसमें पहले सोल्व कर दिया। अब सुनिए, सबसे पहले हम इतने पार्ट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज है, अब एक्चुअल में क्या होता है, इस पे चार्ज रहता है तो यहाँ पे चार्ज मूव नहीं करता जब तक हम वायर नहीं लगाते, पर इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो लीकी, मतलब वो लीक कर सकता है चार्ज को, तो चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है ऑब्वियसली, इस तरीके का सवाल बन रहा है। सबसे इसकी रेजिस्टेंस निकाल, रेजिस्टेंस कितनी है, रो एल बाई ए, एल की जगह कितना लिखा, एक एलिमेंट पकड़ा, एक अगर आप एक एलिमेंट पकड़ेंगे उसकी विड्थ कितनी dx, तो ऐसे जा रहा है ना करंट, तो ऐसे लेंथ ली जाएगी dx बाय एरिया किया 4πx², आपने इसको इंटीग्रेट करा तो ये रेजिस्टेंस आ गई। क्लियर? तो पहला स्टेप हुआ रेजिस्टेंस निकालना, इतना क्लियर हुआ, फाइन। अब हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया कि इस पे, इस सवाल में गिवन है, इस पे इनिशियली पहले क्यू नॉट चार्ज था, क्यू यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर गया, तो यहाँ पे क्यू बचा, तो यहाँ पे कितना हुआ, क्यू नॉट माइनस क्यू। तो अगर आप यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल निकालना आसान है, पर हमने पोटेंशियल विदाउट डायरेक्ट्रिक निकालने हैं बहुत बार, विद डायरेक्ट्रिक निकालना दिक्कत है, तो हमने क्या किया, एक बार हम विदाउट डायरेक्ट्रिक निकाल देते हैं। एक बार आप निकाल लीजिए, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक नहीं है एक बार के लिए, तो अगर डायरेक्ट्रिक दी है तो इसका चार्ज कुछ क्यू है, इसका क्यू नॉट माइनस क्यू है, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, आउटर का आएगा के क्यू नॉट बाय बी, इतना लिखना आता है आपको, ठीक है। इधर वाले का लिखा तो इसकी वजह से के क्यू बाय बी, फिर अंदर चले तो के क्यू नॉट माइनस क्यू बाय ए। ये बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों जो पोटेंशियल लिखे हैं मैंने वो विदाउट डायरेक्ट्रिक लिखे हैं, डायरेक्ट्रिक को माना नहीं है। फाइन, यहां से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो ये आएगा इनर माइनस वी आउटर, अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है बाहर का कम है, बिकॉज अंदर जाने में और वर्क डन करना पड़ रहा है ना, तो आपने लिखा वी इनर माइनस वी फाइनल, तो ये सेम का सेम, इसको खोल दिया, यहाँ पे खोल दिया, माइनस के क्यू नॉट बाय बी। क्लियर? अब देखिए क्यू की दो टर्म्स है तेरे पास, एक ये वाली टर्म होगी क्यू की, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, तो इसमें से क्या किया, के क्यू को बाहर दिया तो क्या बना, 1/b माइनस 1/a, इतना सही। फिर इसमें देखेगा तो क्यू नॉट की भी दो टर्म्स है, के क्यू नॉट को बाहर दिया तो क्या बने, 1/a माइनस 1/b, इतना क्लियर। फिर इसमें से क्या किया हमने, 1/a माइनस 1/b को बाहर ले आए, तो ये क्या बना, के को लिखा 1/4πε और क्यू नॉट माइनस क्यू। क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों, कब, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब आपके पास में डाइलेक्ट्रिक भी है, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक है तो आप क्या लिखेंगे, देख यहां से यहां पे मूव किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल होगा ना, यहां से यहां पे आपने क्या किया, इन दोनों शेल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो क्या फॉर्मूला आता है, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। अगर डायरेक्ट्रिक नहीं है तो सिर्फ ई, और डायरेक्ट्रिक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय के आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डायरेक्ट्रिक आया उसमें डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, आप एक के कर दीजिए। क्लियर? अगर आप इंजॉय करना चाहें, आप थोड़ा सा और सवाल में अच्छी डेप्थ में जाना चाहें, तो आप एक काम कीजिए कि सर डायरेक्ट्रिक के साथ ही पोटेंशियल लिख के देखिए, तब आपको चमकेगा भाई कि क्या आएगा। वो कैसे करना, या तो आप कर लेना, एक बार आप सोचिएगा इसके अंदर, मतलब इतने से पार्ट में जब आप मूव करेंगे, यहां से यहां पे जब आप मूव करेंगे तो इन दोनों पार्ट से पोटेंशियल डिफरेंस में डिवाइड बाय किया आएगा, बाकी सब सेम का सेम रहेगा। तो मैंने इजी तरीका बताया, इससे आप कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग को यूं थोड़ा वैसे प्रोसीड करें तब भी आंसर आएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, ये विदाउट डायरेक्ट्रिक था। विद डायरेक्ट्रिक क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वी एक्चुअल होगा जो अभी निकाला डिवाइड बाय के, और ये के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, तो ये आ गया। क्लियर? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हमने लिखा करंट को, यहां से यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो मैंने लिखा आई को, लिखा आई कितना होगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय आर, तो डेल्टा वी की वैल्यू ये आ गई, डिवाइड बाय आर कर दिया आपने। क्लियर? अब ये क्या, इंस्टेंटेनियस करंट है, बिकॉज इस क्यू की वैल्यू कंटिन्यूअसली बदलती जा रही है, कंटिन्यूसली बदलती जा रही है ना आपके पास में, तो आई को लिखा डी क्यू बाई डी टी। अब मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया बताइए इस वाली इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से क्या आएगा, यहां से कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको y मान लो, इस एक्सप्रेशन को y मान लो, y इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू, तो dy कितना आएगा तेरे पास, माइनस डी क्यू, ये यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट रो, ये वाई यहां चला जाएगा तो कितना आएगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी टी के, इंटीग्रेट कर दे, यहाँ पे माइनस है। अब लिमिट्स क्या लगाएंगे, t इज इक्वल टू 0 पे y क्या है, इस पे टोटल चार्ज हो गया, तो इनिशियल चार्ज कितना था, q नॉट, फिर जनरल टाइम t पे कितना हुआ q। अगर आप सोल्व करेंगे तो आप में ये ऑप्शन ए इसका मैच कर जाएगा। फाइन, तो अगर आप सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे जो q की वैल्यू आएगी, q नॉट माइनस q की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू, जिसको हम y बोल रहे हैं, y की वैल्यू आएगी q नॉट e टू द पावर माइनस 1 बाय रो के एप्सिलॉन, ये ऑप्शन ए है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब इसमें देखिए चार्ज, मतलब सेकंड पहला ऑप्शन तो हो गया, दूसरे ऑप्शन में क्या बोला, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बी क्यू नॉट। तेरी तो सीधा भी चेक कर सकते हैं भाई, धीरे चार्ज यहाँ से यहाँ पे लीक करेगा तो फाइनली सारा चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो आपसे बोला गया कि इन शॉर्ट टाइम, पर शॉर्ट टाइम में नहीं होगा भाई साहब, लॉन्ग टाइम में होगा। लॉन्ग टाइम में इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, सारा चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। सी ऑप्शन क्या, आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बी क्यू नॉट। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। फाइन, अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी पे बढ़ रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी के लिए पहले मैंने क्या करा, इसकी कैपेसिटेंस निकाली है मैंने। तो अभी अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये कैपेसिटेंस आती, इतना आपको निकालना आता है, हमने कैपेसिटेंस में ये निकाला है। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो सी कितना, कैपेसिटेंस कितना होगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर। अब इस कैपेसिटेंस का डी ऑप्शन में पूछा क्या गया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। अब कैसे निकालेंगे देखिए, कई तरीके करने को, मेरे को जो इजी तरीका लग रहा है मैंने वो पिक किया है। इसी तरीके में देख क्या है, मुझे पता है यहाँ पे इस पे चार्ज इनिशियली माइनस क्यू नॉट था, सॉरी प्लस क्यू नॉट था, यहाँ पे पहले प्लस क्यू नॉट था, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे इस टाइम पे माइनस क्यू नॉट आ रहा होगा। क्लियर। तो इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी थी। क्लियर। बाहर वाले एरिया में भी कुछ एनर्जी थी। फाइन। अब मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ज, फाइनल केस में यहाँ पे चार्ज 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 0, सारा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो बाहर वाली एनर्जी तो उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, बिकॉज यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर ही आएगा ना। बाहर आने पे सबको सेंटर पे डाल देंगे, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो आप एनर्जी डेंसिटी से देख ले तब भी आपको चमक जाएगा भी, एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सब चीजें सेम है। तो बाहर वाले रीजन की एनर्जी बदल ही नहीं रही है जब चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। सिर्फ कौन सी रीजन की एनर्जी बदल रही है, जब यहाँ पे क्यू नॉट था तो इतने रीजन में आपके पास में एनर्जी थी, और जब यहाँ पे चार्ज 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 हो गया, तो ये सारी एनर्जी लॉस होगी। तो कुल मिला के मुझे यही निकालना है कि इनिशियल वाले केस में जब यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट था तो यहाँ माइनस क्यू नॉट आएगा, यहाँ प्लस क्यू नॉट आएगा। तो इसके जो रीजन, जो डायरेक्टिव वाला रीजन है, उस रीजन में कितनी एनर्जी थी, बिकॉज उसके बाद में वो सारी एनर्जी लॉस होगी। क्लियर। बाहर वाली एनर्जी में कोई बदलाव आ रहा नहीं है, तो वो एनर्जी कितनी होगी। तो आप पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। हम इन दोनों कैपेसिटर से बात करें तो यही एनर्जी आएगी ना आपके पास में। तो आपने लिखा चार्ज कितना था, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। सी की वैल्यू लिखिए के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। फाइन। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये टर्म ऐसी बन जाएगी जैसे क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म बनेगी 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। वापिस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास। तो सब चीज इसमें सही थी, बट डी ऑप्शन में सब सही था, बस ये के मेंशन नहीं किया। अगर ये के मेंशन कर देता ना, ये वाला के मेंशन कर देता तो डी ऑप्शन भी सही हो जाता, पर अभी डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करें। 31 में क्या बोला गया कि यहाँ पे पॉइंट्स गिवन आपको 1,1,0, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे डीएल एलिमेंट रखा गया ना, पूरी वायर नहीं है, थोड़ा डीएल एलिमेंट है, पर वो बाहर की तरफ करंट ऐसे आपके पास में बाहर की तरफ करंट दे रहा है। तो आपसे पूछा गया इस ओरिजिन वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है। तो आप ये देखिए बायट सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा, बिकॉज बायट सावर्ट लॉ ही हमें बताता है कि भाई किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। तो डीबी का फॉर्मूला कितना आता है, डीबी आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, यही आता है आपके पास में। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखें डीएल बाहर की तरफ है, आर इस तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो इस क्रॉस का कोई चक्कर नहीं है, ये साइन 90 बनेगा तो बंद हो जाएगा, तो सीधा आप लिख सकते हैं डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखिए ओरिजिन पे कमेंट करना है, यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, दिस इज √2, यहाँ पे भी कितना है आपके पास में √2, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों पे सेम आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। अब डायरेक्शन चेक करते हैं, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, करंट कैरिंग वायर है ऐसा, इसमें ऐसा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा आपके पास। तो आप ये बोल सकते हैं भाई B1 इज इक्वल टू B2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो अपोजिट है, नेट ऐसा बन जाए B1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ B2 वेक्टर। ओके, दिस प्रॉब्लम इज डन। सवाल नंबर 32 अगर आप ज्योमेट्री का भी थोड़ा ठीक है सवाल, मतलब बिल्कुल हल्का सवाल नहीं, अच्छा सवाल है। सवाल में आपसे बोला गया कि ये जो एक पार्टिकल है इसको अपने फेंका मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, और ये लाइन y इज इक्वल टू 5 मीटर, सॉरी लाइन y इज इक्वल टू 5 मीटर को टच करता है। कौन से कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 5√3, यहाँ पे मान देता हूँ कुछ मैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ 5√3 है, इस वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पे जस्ट टच करता है, और वैसे टच करता है मतलब ये लाइन टेंजेंट हुई, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। क्लियर। और इसको फेंका कहाँ से गया, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड, इसको ओरिजिन से फेंका गया, तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ये दोनों पॉइंट आने चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी पक्का मुझे पता है इस तरफ है, यहाँ का आइडिया नहीं है किस तरफ, यहाँ का पता है इस तरफ है, तो अगर ऐसा सेंटर तो इसी लाइन पर लाई करेगा, ये लाइन है सेंटर की, सेंटर इसी लाइन पर ऊपर नीचे कहीं पर लाई करेगा।
अब मुझे पता है सेंटर लाई कहाँ पे करेगा, पर मुझे ये पता है कि अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो इसकी सेंटर से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। अब सेंटर नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, कैसे चेक करेंगे? बस नीचे की तरफ आना चाहिए। चलो मान लेते हैं ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा एक्स, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है आपके पास में, जैसे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके पास 5√3, y मान लिया हमने, क्लियर। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, तो हम कर देते हैं। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस लिखें तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज √75 प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर आप चेक करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0, दिस इज 5 माइनस y, ये आ गया आपके पास। ये दूरी निकाल दी, ये दूरी निकाल, दोनों बराबर कर दिया, फाइन। 5 माइनस वाई आएगा, ये 5, ठीक। अब दोनों स्क्वायर उठा दीजिए, यहाँ पे बन गया दिस इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया तेरे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई 10y। 10y इज इक्वल टू -50, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया तेरे पास -5 मीटर। ये मीटर में यूनिट वगैरह कुछ गिवन है क्या इसकी? कहाँ गया तो हाँ ये मीटर में है, फाइन। तो ये आ गया -5। अब मतलब हम जो बोल रहे थे ये ऊपर नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो इसको मिटा देते हैं अब अपने। तो हमें पता लग गया सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है आपके पास, यहाँ से कितना नीचे 5 मीटर नीचे, क्लियर। तो अब इसकी रेडियस पता लगी, रेडियस कितनी है 5 ऊपर 5 नीचे, तो ये रेडियस होगी पूरी, कितनी होगी आपके पास 10 मीटर की रेडियस होगी। तो इससे पहला सवाल, अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे इस लाइन की क्या होगी, वेलोसिटी टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। तो ये वाला एंगल कितना है, दिस इज 5√3, तो ये वाला एंगल 30 आया, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री, ऐसे ही कुछ बोला है इस सवाल में। हाँ तो ये ऑप्शन सही हो गया। रेडियस समझ में आ गई, रेडियस कितनी है आपके पास 2 मीटर। अब स्पीड पूछा, स्पीड के लिए क्या करेंगे, रेडियस पता है r इज इक्वल टू mv/qb, यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दिया, r की वैल्यू 10 सब पुट कर दिया, v की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आ गई। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल 0, हाँ भाई एक मूविंग चार्ज पे तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 आता ही है, फाइन। तो आपके पास में सब केस में ABCD सारे सही हो गए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, बढ़िया सवाल है, इसमें कंसेप्ट अच्छे यूज हुए हैं, तो एक बार देखते हैं सवाल को। सवाल में आपको बोला गया गैस थी, वो हाइड्रोजन टाइप थी, पर हाइड्रोजन नहीं थी, हीलियम लिथियम, मतलब हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 टाइप हो सकती है, देखते हैं क्या है। उसमें बोला गया कि न्यूट्रॉन्स आए और उस गैस से टकराए और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहीं ऊपर चला गया और उसने मैक्सिमम कितने फोटोन रिलीज किए, 6 फोटोन उसने रिलीज करते हैं। 6 स्पेक्ट्रल लाइन आपको ऑब्जर्व होती है। अगर 6 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही है तो Nc2 इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में मूव किया था। इज इट क्लियर? पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी, ठीक। उसने बोला कि इसी लाइंस में जो आपके पास में डी एक्साइटेशन हो रहा है उसमें एक जो लैम्डा आपको ऑब्जर्व हुआ, कोई एक लैम्डा था, मतलब वो हो सकता है 4 से 3 का हो, 4 से 2 का हो, 4 से 1 का हो, वो देखते हैं एक बार। पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है 600/51 नैनोमीटर। तो हमने क्या करा, इसकी एनर्जी निकाल ली। इसकी एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो Sc/λ से अगर आप इसकी एनर्जी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब 10.2 तो मुझे हाइड्रोजन के तो ऑर्डर याद है, ये होता है -13.6, ये होता है -3.4, ये होता है -1.5, ये होता है -0.85। तो हाइड्रोजन में ये वाला 10.2 आता है, ये वाला आपके पास 10.2 आता है, पर इसने बोला कि हाइड्रोजन गैस तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन छोड़ दो। अच्छा अब अगर आप बात करेंगे तो भाई इन दोनों में अगर 10.2 आता है हाइड्रोजन में, इससे हायर वाले में ज्यादा आएगा, तो ये वाली एनर्जी, ये जो आपके पास में फोटोन निकला वो इस एक्साइटेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 10.2 आ रही है ना, अगर आप इससे ऊपर कोई भी में जाएंगे तो उसकी एनर्जी, अगर आप हीलियम में जाएंगे तो 4 टाइम्स होगा, अगर आप लिथियम में जाएंगे 9 टाइम्स होगा। तो ये कहां पे हो सकता है आपके पास, सिर्फ मतलब 1 से 2 संभव नहीं है, ठीक है। आप ऊपर चलते हैं, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे गैप कितना है आपके पास, ये वाला गैप आया 3.4, 1.5। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.9, दिस इज 1.9 ना, ये 1.9 आया। अच्छा 1.9 आया, अगर ये आपके पास हीलियम में कॉरेस्पॉन्डिंग होता तो मल्टीप्लाई 4 होता, वो भी मैच नहीं कर रहा। अगर आपके लिथियम में कॉरेस्पॉन्डिंग होता 9 होता, वो भी मैच कर रहा नहीं है, वो ज्यादा हो गया इससे, मतलब ये वाला ट्रांजिशन 2 से 1 भी नहीं है। तो मेरे हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग गैप निकाल लेता हूं, फिर हीलियम के लिए 4 कर देता हूं, लिथियम के लिए 9 कर देता हूं। ऐसा कर सकते हैं 13.6 Z2, सिर्फ Z2 की टर्म तो बदलेगी। तो मैंने देखा भी इसमें गैप आ रहा है 1.9। अगर हीलियम के लिए होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, तो 4 से मल्टीप्लाई होने पे ये एनर्जी नहीं आ रही है, मतलब वो नहीं है। अगर आप लिथियम में देखें तो उसका एक्सीड कर जा रहा है। तो अगर
हीलियम में और लिथियम में नहीं हुआ, लिथियम में एक्सीड कर जा रहा है, इसमें कम है, तो ये इससे आगे संभव नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी आपके पास नहीं हुआ। फाइन। अगर आप आगे जाके देखेंगे, इससे ऊपर चलते हैं, तो कहां से कहां पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई यहां से यहां पे हो। अब यहां से आप थोड़ा चेक करके देखते हैं, तो गैप कितना है आपके पास 3.4 और यहाँ पे 0.85, ये वाली वैल्यू कितनी बनी है आपके पास, दिस इज 5 8 और 5 13 ना, तो 2.55 आया। अगर ये गैप कहां से कहां का है आपके पास, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 के बीच में, किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर। अगर हीलियम में होता तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, आप मल्टीप्लाई 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करते आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, 10.2 आ गया। इसका मतलब भाई साहब ये जो आपके पास में फोटोन लिखा होगा, कहां से कहां का लिखा है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 का जो ट्रांजिशन है उसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी बात हुई है। तो ये कौन सी गैस का हो गया, हीलियम का हो गया। फाइन, यहां से हमने चेक कर लिया, तो ये हिट एंड ट्रायल दोबारा पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास इसका एक ऑप्शन तो हो गया भाई, गैस इज हीलियम। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे वाला जो ऑप्शन है वो और खूबसूरत है। उसमें बोला गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अब भाई साहब न्यूट्रॉन आ रहा है और हीलियम से टकरा रहा है। अब हीलियम पता लग गया ना हमें, हीलियम से टकरा रहा है, तो बताइए कितनी एनर्जी लेके आए मिनिमम, ताकि ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाए। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल में जो फोटोन को जो एनर्जी, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए 13.6 माइनस 0.85 मल्टीप्लाई 4। सही है, ये हाइड्रोजन में कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो हीलियम में कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। इससे यही फायदा है कि आप इसके रिजल्ट्स याद कर रहे हैं ये वाले, तो मैंने याद कर रखा है, डायरेक्टली कर दिया 13.6 माइनस 0.85, ये एनर्जी गैप आ गया हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया। इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 13.6, दिस इज 13.685, कितना आ गया ये 0.850, अगर आप करेंगे 5 और ये वाली, तो इसको अगर आप इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो हीलियम में जो एटम है ना, उसको इतनी एनर्जी, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन को 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 जाने में। इसका मतलब जब ये कोलिजन हो रहा है ना, तो उसमें एनर्जी का लॉस कितना होना चाहिए 51, अगर आप मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए एनर्जी का लॉस हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो तो हम उस एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लॉस चाहते हैं। तो कब मिलेगा मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस आपको बच्चों तब मिलेगा जब कैसा कोलिजन हो आपके पास, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो मैंने बोला इनिशियल एम भी था, इसका मास कुछ m, तो इसका मास ये m हो गया, इसका मास, एक न्यूट्रॉन का मास m मान लीजिए, और हीलियम का मास कितना हो गया 4m हो गया। और ये जो मतलब स्टिक हो जाए, मैक्सिमम लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक में होगा ना, तो मेरा कितना लॉस होगा, तो मैंने बोला इनिशियली क्या था, ये मूव कर रहा था v से, फाइनल केस में क्या होगा, ये 5m मास हो जाएगा और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये v/5 से मूव करेगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखेंगे तो कितना आएगा, पहले था 12m v², ये इनिशियल है और ये वाला फाइनल है, और फाइनल में देखेंगे तो कितना है -12 5m v²/25, ये साफ हो गया 5, तो यहां से वैल्यू आ गई mv²/2 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी आ गई mv²/10। अगर आप इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, दिस इज 2/5, दिस इज 10, दिस इज 5 और 4, ठीक है, हाँ ये वाली वैल्यू 2/5। तो कितना लॉस होना चाहिए, अब ये 2/5 mv² किसके बराबर है आपके पास 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाफ mv² की, तो यहां से mv² की वैल्यू निकालते हैं। mv² की वैल्यू कितनी है आपके पास 51, 5/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा आपको क्या चाहिए, हाफ mv², तो हाफ mv² कितना होगा आपके पास 51, 5/2/2। ये वाली वैल्यू अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63.25, दिस इज 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक बार सवाल का कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, सवाल बढ़िया है, सुन। सवाल में सबसे पहले तो ये बोला गया कि 6 स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है, 6 स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है, कितने ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हुए 4, ये हमें पता है, ठीक। फिर इसने बोला एक स्पेसिफिक लैम्डा इतना मिला, तो मैंने बार बार ट्राई करके देखा भी कौन से कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है, तो मुझे पता लगा वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन है, कौन सी गैस के लिए, हीलियम के लिए। यहां से मैंने आइडेंटिफाई किया भाई गैस कैसा है, हीलियम। फिर आपसे बोला गया कि भाई इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो ताकि ये संभव हो, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो मुझे पता लगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो मैंने बोला इस उसमें क्या होता है, जब दो एटम टकराते हैं ना, तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी हाफ mv², ये इनिशियल रेस्ट पे था,
अब मेरे बोला गया कि भाई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस न्यूट्रॉन की, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में काम हो तो इसका मतलब कैसा कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉरस्पॉन्डिंग देखा तो वेलोसिटी बनेगी v/5, यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाला 2/5, तो ये 2/5 mv² किसके बराबर होती है, ये लॉस है ना, ये लॉस किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास mv² की वैल्यू निकाल ली, मुझे हाफ mv² की निकाल, तो ये वैल्यू आ गई 63.75। क्लियर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। तो इसमें आपको क्या बोला गया, ए बी में डीके हो रहा है, एन ए और एन बी का ग्राफ आपको गिवन है। तो अगर ऐसा है तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमने लिखा भी किसी भी टाइम पे जो एन ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। ठीक है, एन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन ए की वैल्यू है सबसे पहले इस वाले के हिसाब से लिखते हैं, एन नॉट बाई 8 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब सोल्व करेंगे तो एन नॉट से एन नॉट साफ हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ln 8 इज इक्वल टू ln, यहाँ पे साफ हो गया तो कितना बना, दिस इज लैम्डा इनटू में टी। क्लियर, एक इक्वेशन ये आ गई। अगर आप दूसरी इक्वेशन देंगे तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज ln 5, ये करेंगे ना n0 बाई 5 कर देंगे, n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा इनटू में t1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फाइन, ये लैम्डा टी की वैल्यू थी 6 थी ना, यहाँ पे 6 कर देते 6 लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों डिवाइड करें, दोनों डिवाइड करें तो क्या बनेगा, ln 8 डिवाइड बाई ln 5, ln 8 डिवाइड बाई ln 5, तो क्या बनेगा, ये आपके 6/t1। तो t1 की वैल्यू आपके पास आ गई, t1 की वैल्यू है 6 ln 5 डिवाइड बाई ln 8, ऐसा कुछ है क्या। अच्छा, इसे log 2 की टर्म में लिखा तो log 2 में कन्वर्ट कर दो, तो ये log 2 5 बन जाएगा, यहाँ पे log 2 करेंगे तो ये log 2 इधर 3 आएगा, तो कितना बन जाएगा, 2 log 2 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं T2 के लिए। तो अगर आप T2 के लिए बात करेंगे तो इस वाले टाइम पे डिके कितना हो गया, इस वाले टाइम पे एन भी इतना बन गया, तो वहां पे कितना डिके हो गया, एन नॉट बाई 10 डिके हो गया। तो आप लिखेंगे एन नॉट बाई 10 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा इनटू में T2। फिर आप देखेंगे दिस इज ln 10 इज इक्वल टू लैम्डा T2 आ गया। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को वापस डिवाइड कर लो, इसको और इसको, तो ये कितना बनेगा, ln 10 डिवाइड बाई ln 8 इज इक्वल टू T2/6, T2/6 बन गया आपके पास, दिस इज T2/6। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन वापस क्या 3T2 आएगा, log 2 में है क्या, log 2 में अगर आप देखेंगे तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, T2 इज इक्वल टू 6 ln 10 डिवाइड बाई ln 8। log 2 की बात कर रहा है, log 2 की बात करेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वहां पे 2 आ जाएगा, तो T2 क्या बन जाएगा, 2 log 2 10, फिर ये T2 बन जाएगा 2 log 2 100, ऐसा कुछ घुमा फिरा के बात कर रहा है। फिर अगर आप यहाँ से T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो अगर आंसर आएगा इसका B, C और D। फाइन, ये T1 T2 निकाल दिया, अब सेपरेट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं। 35 में एक सिंपल सी बात है, अगर आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा ग्राफ लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, अगर आप इतना चेक कर सकते हैं वैसे सवाल आपसे हो जाएगा। अब कैसे चेक करें, अगर ओरिजिन पे होता है तो चेक कर सकते हैं, वैसे आप लोग गणित में तेज है तो आप लोग शायद कर लेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देख, सबसे पहले ये देखते हैं कितने मतलब एक टाइम पीरियड कहाँ पे है, मतलब जैसे ये वाला पीक यहाँ पे आया, फिर ये पीक कहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है ये वाला पीक, तो मतलब इतने टाइम के बाद में ये रिपीट हो रहा है, ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, इतने टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है। कुछ मैक्सिमाइज कर देखिएगा तो कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई देगा, क्लियर, ऐसा कुछ हो रहा है तेरे पास में। तो इसके हिसाब से तो चेक कर सकता है कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, ऐसे समझ सकता है भाई। यहाँ पे अगर तू देखेगा तो ये साइन ओमेगा टी जैसा कुछ फंक्शन है, साइन ओमेगा टी जैसे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ 0 मतलब कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ पे इन दोनों कर्व में से यह लीड कर रहा है, बिकॉज जब ओरिजिन पे ऐसा होता है, जैसे एक ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाला कर्व लीड कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इतने बार रिपीट होती है, इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं भाई इसकी वैल्यू कम है इसके ज्यादा है, जितने बार रिपीट हो रहा है वही पॉइंट देखना है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 तो ऐसे चेक कर सकता है, देख हमें ओरिजिन माना तो क्लियर है ना, ओरिजिन पे कैसे होता है, ये ऐसा ओरिजिन पे बना दिया, फाइन। दूसरे वाला कर्व एक और कर्व बना देते हैं ऐसे, ये वाला कर्व बना देते हैं, ऐसे बना दिया, क्लियर। तो अब देख, जब अगर ये वाला जैसे ब्लैक वाला कोई लीड कर रहा है, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला कर्व कोई लीड कर रहा है, तो उसका क्या होगा, हमने यहां से चेक कर लिया कि जब ये 0 को टच कर रहा है एक ग्राफ और ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर दूसरा वाली की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो हम बोलेंगे वो लीड कर रहा है, क्लियर। तो हमने देखा, अच्छा ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब सॉरी इसको
एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर दूसरे वाले ग्राफ की वैल्यू उससे ऊपर है तो वो लीड करेगा, पर दूसरे वाले ग्राफ की वैल्यू कहाँ है, उससे नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसका पैटर्न देखा, अगर ये लीड कर रहा है देखना ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरे ग्राफ की वैल्यू ऊपर की तरफ है, तो वो दूसरा ग्राफ लीड कर रहा है। यहाँ पे देख ऐसा ही हो रहा है, सेम पैटर्न दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला ग्राफ, तो इस वाले पॉइंट पे ऊपर वाला ग्राफ ऊपर की तरफ है। जब लीड कर रहा होगा ना तो ये फिर यहाँ पे भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखते हैं जब ये वाला जीरो को टच कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा वाला ग्राफ कहाँ नीचे है ना, ऊपर नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरा वाला ग्राफ लैग कर रहा है। हमने बोला आई लैग कर रहा है किससे, वी से, आई लैग कर रहा है वी से। तो करंट लीड्स, पहला ऑप्शन है करंट लीड्स द ईएमएफ इन द सर्किट, गलत बात। कौन लीड कर रहा है, वी लीड कर रहा है। सर्किट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, अगर वी लीड कर रहा है तो क्या सर्किट है आपके पास में, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में तो वोल्टेज लीड करता है। फिर बोला गया कि आपको रेट ऑफ टू इंक्रीज द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस रेसिस्टिव लोड, मतलब पावर की बात कर रहा है, पावर बढ़ेगा अगर एल डिक्रीज होगा। तो देखिए यार, जो आपके पास जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है एक्सएल माइनस एक्सआर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन बनता है। अगर आपको आई की वैल्यू को बढ़ाना है, जेड को क्या करना है, आपको कम करना है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर आप एल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा ना, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो पूरी टर्म बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला यही होता है ना, आई स्क्वायर इंटू में आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में आर, तो ये वाली वैल्यू घट जाएगी। तो हमें क्या करना है, पावर को बढ़ाना है तो आई को बढ़ाना है, अगर आई को बढ़ाना है तो बच्चों जेड को क्या करना है, कम करना है। जेड को कम करना है, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, अब इस वाली टर्म के हिसाब से क्या करें, इसकी वैल्यू क्या कर दें, कम कर दे, एक्सएल कम करें तब ना इसकी वैल्यू कम होगी। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम सेक्शन 2 में एंटर हो गए, हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 36। उसमें बोला गया कि इस ओपी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये वाली रेट टीआईआर फॉलो ना करे, डू नॉट सफर टीआईआर, ये टीआईआर सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, करके देखते। ये वाले इसका म्यू गिवन है आपको, यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू इज √3। तो यहाँ से पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। यार एंगल कैसे निकालें, स्नेल तो लगाओ, साइन 60, म्यू की वैल्यू कितनी, √3 इंटू में साइन आर, √3/2, तो आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 90 है ना आपके पास, तो पूरा 120 हो गया। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, अच्छा ये वाला एंगल एक बार जब टीआईआर की कंडीशन हो रही होगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना, ये नॉर्मल है इस वाले पॉइंट पे, तो ये साइन थीटा किसके बराबर होगा, μr/μd, ये 1/√3 है। तो जस्ट टीआईआर की कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल पता लग गया। ओपी की वैल्यू निकालिए, साइन रूल लगा देते हैं, ओपी बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री। तो ओपी की वैल्यू निकालनी है, ओपी डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू ये √3 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू आर बाय साइन 20, साइन 20 कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज cos 30, दिस इज √3/2, तो आर की वैल्यू कितनी है तेरे पास, ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, ओपी की वैल्यू आ गई 2/3 आर। आर की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या, आर की वैल्यू सवाल में गिवन है 9, तो आंसर कितना आ जाए तेरे पास 6। क्लियर, ये सवाल सॉल्व हो गया। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, इस तरीके का स्पेसिफिक एग्जैक्ट इस तरीके का प्रॉब्लम आपने नहीं देखा है। इस सवाल के अंदर क्या बोला गया आपसे बोला गया कि यहाँ पे ऐसे, पहली बात तो इससे पहले हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस किया था, पर ये फिल्म इंक्लाइंड है थोड़ी सी। अगर ये फिल्म इंक्लाइंड है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे रेज आ रही है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रेज आ रही है आपके पास, और ये रेज आ रही है तो क्या होगा, एक रे ऐसे रे ये ऐसे आई, एक रे टकरा के ऊपर चली जाएगी और दूसरी रे ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आपके पास आएगी, और ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। दो रे इंटरफेयर कर रही है, कौन कौन सी, एक रे जो टकरा के ऊपर जा रही है सिर्फ इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, एक जो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही है, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा यहाँ पे बनाएगा। तो इस तरह आपको फ्रिंज दिखाई देगा, कभी मैक्सिमा दिखाई देगा, फिर मिनिमा दिखाई देगा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरीके इस पर पूरी फ्रिंज बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, फाइन। तो आपसे क्या बोला गया कि ये जो दो फ्रिंज विड्थ है वो आपके पास में कुछ 2 mm है, फ्रिंज विड्थ 2 mm मतलब सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का आपके पास में जो गैप है वो कितना है आपके पास 2 mm। इसी तरीके से आप सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच का भी निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया कि मैंने बोला कि अगर ऐसा सेटअप है आपके पास में, तो एक रे तो ऐसे टकराई यहाँ पे, ये रे ऐसे आई और आके से टकरा के ऐसे चलेगी, यहां से टकरा के ऐसे चलेगी। इसके पाथ में कितना डिफरेंस आया, λ/2, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। अब आप ऐसे ही बोल सकते हैं टकराने की वजह से डेंसर मीडियम से टकराया, तो इसके फेज में कितने का चेंज है, पाई का, उस पाई को मैंने कोरस्पॉन्ड चेंज कर दिया किसमें, पाथ डिफरेंस में। क्लियर,
ठीक। अब आप देखिए यहां से अब ये दूसरी रे कहां से आएगी, दूसरी रे यहां से पूरी ऐसे जाएगी फिर ऊपर आएगी, तो वो क्या एक्स्ट्रा पाथ चली, कितना एक्स्ट्रा पाथ चली, जो इसकी विड्थ है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, यहां पे माना एक्स पॉइंट पे जाके टकराया था ये, तो क्या लिखा मैंने 2x sin थीटा, भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ये विड्थ हुई इसकी x sin थीटा, तो एक आने में और जाने में टोटल कितना होगा 2x sin थीटा मल्टीप्लाई म्यू किया, बिकॉज ये किस में था, फिल्म में था, आपको एयर में चाहिए, तो ये पाथ आ गया आपके पास में एक्स्ट्रा, माइनस इसका पाथ कितना एक्स्ट्रा था λ/2, तो ये दोनों में इस वाली वेव में, और देखिए दो वेव, एक तो ये जो टकराई गई, एक यहां से टकराई फिर यहां से ऐसे गई, तो अगर आप इस वाले पॉइंट पे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे इस वाली वेव में और इसको टकरा के ऐसे आने वाली वेव में, दोनों में अगर आप फेज आप पाथ डिफरेंस देखेंगे तो वाली वैल्यू आपके पास इतनी आएगी। फाइन, तो मैंने बोला सेंट्रल मैक्सिमा की तरह पिक कर रहा हूं, तो मैंने बोला है पाथ डिफरेंस कितना 0, तो ये आया माइनस ये इज इक्वल टू 0। फिर आप देखिए आपको बोला गया जो नेक्स्ट मैक्सिमा आपको दिखाई दे रहा है उसके और इसके बीच दूरी कितनी है 2 mm। फाइन, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 2 mm, तो ये लिख दिया x + 2 mm। इसका पाथ कितना आया 2 दिस डिस्टेंस इनटू में sin थीटा, ये 2 ये अब की बात जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी t इनटू में sin थीटा, t की वैल्यू कितनी x + 2 mm sin थीटा, इतना क्लियर, डिवाइस किया बिकॉज आया फिर गया, म्यू किया एयर में चाहिए, इतने सही है, माइनस λ/2 किया बिकॉज रिफ्लेक्टर वाले से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रे आएगी, एक ही आएगी टकरा के ऊपर चलेगी, एक यहाँ पे ये ऐसे आके फिर ऐसे जा रही है, दोनों में पार्ट डिफरेंस देखा, इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा कर दिया। क्लियर, अब आपने क्या किया इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ से x की वैल्यू मिली, कितनी मिलेगी x की वैल्यू 1 mm, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, लैम्डा की वैल्यू 6 एंगस्ट्रॉम पुट किया, तो यहाँ से आपके पास sin थीटा की वैल्यू आ गई 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, जो इक्वल है 1 × 10⁻⁻4 रेडियन, तो यहाँ p की वैल्यू 1 आ गई। तो ये बढ़िया सवाल है, एक बार आपने से ये सवाल नहीं देखा पर कंसेप्ट आपने जरूर देखा, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में सेम ये कंसेप्ट था, पर उसमें ऐसे बिल्कुल पैरेलल एक फिल्म थी, अब के बाद इंक्लाइंड फिल्म है। क्लियर, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनना ये भी देखना, यहाँ पे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 आएगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, फिर जहाँ पे लैम्डा आएगा वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा, जो हम बाई डेफिनेशन नाम देते हैं उस तरीके से अगर आप नाम देना चाहें, और फ्रिंज विड्थ भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे है, 39 में बोला गया, 38 में आपको बोला गया कि के अल्फा का ट्रांजिशन है फॉर जो आपके पास एटम है वो ज्यादा, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो अगर आप देखें तो आपको मोल्सेस करेक्शन लगाना पड़ेगा, तो हमने z - b का एक्सप्रेशन लिखा, और के अल्फा के लिए यहाँ पे जो b होता है उसके लिए 1 होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास। सबसे पहले आपको बोला गया z = 19 के लिए, तो z = 19 के लिए क्या आएगा आपके पास 1/λ की वैल्यू आएगी आपके पास z - 19, दिस इज 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई समथिंग, ये जो कांस्टेंट है आपके पास दिस इज 13.6/hc, और यहाँ पे वाली वैल्यू आ जाएगी 3/4। फिर आपको बोला गया कोई और एक एलिमेंट है उसके लिए इसके λ/4 है, तो आप पुट करेंगे λ/4, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास दिस इज z - 1 का होल स्क्वायर, और बाकी सब की वैल्यू जो सेम की सेम ही रहेगी, ये के अल्फा है तो सेम का सेम रहेगा 3/4। अब आप क्या कि दोनों को डिवाइड मार दीजिए, अगर आप दोनों को डिवाइड मारेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा दिस इज 1/4, इन दोनों को डिवाइड मार देते हैं, तो अगर आप डिवाइड मारेंगे तो आएगा 4 इज इक्वल टू z - 1 का स्क्वायर बाय 18। क्लियर, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहां से अगर आप चेक करेंगे ये दिस इज 4 फाइन, तो यहां से z - 1 की वैल्यू आपके पास आई दिस इज 4 × में 18 का ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो यहां से हमें अब z की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से अगर आप z की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो कुछ रूट में आएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आना था, ये मैंने नहीं लिखा 18 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका z - 1 की वैल्यू कितनी है, z - 1 की वैल्यू आ गई 36, z की वैल्यू आ गई आपके पास 37। ठीक है, z अगर 37 आ गया, अब इसने क्या करा है, इसको कुछ टर्म्स में लिखा है 10p + q की टर्म्स में लिखा है, तो क्या बन जाएगा 37 इज इक्वल टू 10 × में 3 + 7 बन जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3 और q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7, तो अगर आप यहाँ से क्या निकालना है q - p करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा 4। तो ये सिंपल सवाल था मोल्सले करेक्शन का। हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज α r/ε0। आपसे कोई स्पेसिफिक रेडियस देके पूछा गया, बताइए उसके अंदर चार्ज कितना है, तो हमने क्या किया, हम बोल रहे भाई अगर हम उस रेडियस के अंदर फ्लक्स निकाल लें तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू q/ε0, हमारा काम हो जाएगा। तो अब जैसे आपके पास में यहाँ पे रेडियस मान लिया, ऐसे r रेडियस मान लिया, क्लियर, आपसे पूछा गया बताइए इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको α r/ε0, इसका एरिया कितना है आपके पास
4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास फ्लक्स आ गया। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट से फ्लक्स लेके इंटीग्रेट करते हैं। आपको तो सरफेस से निकालना है ना, तो अंदर वाले वॉल्यूम थोड़ी अंदर वाले सरफेस से थोड़ी निकालना है। जिस सरफेस की बात है बस उसी सरफेस से निकालना है। लोग क्या गलती करते हैं, एलिमेंट पकड़ते हैं फिर उससे लेके इंटीग्रेट। ऐसा क्यों करना है? बट आपको तो ये जो गोसलो में क्या होता है, किसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी गॉसियन सरफेस से अगर हम बनाएंगे तो ऑलरेडी से बना दीजिए आप, ये ऐसा बन गया। तो ये फ्लक्स आ गया आपके पास में। इस फ्लक्स को आप किसके बराबर कर देंगे, दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 5 बाई पाई, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे आर क्यूब बन गया तो पूरी टर्म बन गई 3/10। यहाँ पे 4 पाई बच गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बच गया। ऐसा ही कुछ है, दिस इज 4, हाँ ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया, पाई से पाई साफ हो गया, 5 और ये 2 साफ हो गया। तो क्यू इनकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। फाइन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लास्ट सवाल पे है क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास। इसमें क्या बोला गया, ये एलसी ऑसिलेशन का सवाल है। अगर आप ये सिंपली करेंगे, मतलब सोच के करेंगे, सवाल इजी हो जाएगा। वैसे आप चाहेंगे तो कचरा करना चाहेंगे तो बहुत टफ भी हो जाएगा ये सवाल। हम इसको सिंपल तरीके से करके देखते हैं सवाल को। सवाल सबसे पहले बोला गया कैपेसिटर को 1 वोल्ट से चार्ज किया गया। इस C1 को कितने चार्ज किया गया, इनिशियली 1 वोल्ट से चार्ज किया गया। फिर स्विच को बंद कर दिया गया, S1 को बंद किया, S2 को बंद नहीं किया। तो अगर आप इसको 1 वोल्ट से चार्ज किया, इसको बंद किया, तो इन दोनों के बीच में एलसी ऑसिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में। फाइन, आपसे बोला गया कि इसको बंद रखना कितने टाइम तक, t इज इक्वल टू 1.5 पाई बाय 100 सेकेंड तक बंद रखा गया। फिर आपको बोला गया कि इसको फिर ओपन कर दिया गया, फिर इसको बंद किया गया, फिर कुछ टाइम तक इसको रखा गया। इस तरीके का केस है। सबसे पहले हम इस टाइम के हिसाब से आगे काम करेंगे। तो अगर आप निकालेंगे भी इसका टाइम पीरियड कितना है इस सर्किट का, तो आप कहेंगे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू √1 बाय LC। एल की वैल्यू कितनी है 100। ये सब चीजें ऊपर चलेगी तो कितना 10⁻6 डिवाइड बाय 900 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 3 सेकेंड। इतना टाइम आपके पास, सॉरी ये ओमेगा आ गया आपके पास रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा है इस सर्किट का। क्लियर, यहाँ पे L/C का ये आ गया। टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 100 ये 6 पाई बाय 100 आ गया। फाइन, आपसे कितने टाइम की बात हुई आपसे, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए, दिस इज 3/200 पाई की बात हुई है, 3/2 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम अगर t है, ये वाला टाइम अगर t है, तो कौन से टाइम की बात कर रहा है, t/4 की बात कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है, ये वाला टाइम अगर t है आपके पास में, तो किस टाइम की बात कर रहा है, t/4। मतलब इस स्विच को बंद रखा t/4 टाइम तक। अगर ये t/4 टाइम तक बंद रखा, तो देखिए अभी इस पे चार्ज मैक्सिमम था, मतलब अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम से इसको रिप्लेस करेंगे तो आप बोलेंगे जो ब्लॉक था वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे था यहाँ पे। फाइन, अब आपसे पूछा गया बताओ t/4 टाइम पे क्या होगा इसके नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट t/4 टाइम पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये सारा चार्ज जो ये एनर्जी थी, अभी इस पे चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर इस पे चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या था, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी थी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी थी, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी थी कितनी थी, वो q²/2c। तो q²/2c, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज 900 माइक्रोफेराड। ठीक है, q की वैल्यू 1 वोल्ट से था तो c भी किया, तो ये q आ गया, सही है यहाँ तक, इज इक्वल टू ½ Li²। तो सारी एनर्जी किसके पास चलेगी, इस इंडक्टर के पास चलेगी। फाइन, फिर क्या किया आपने, अब इसको ओपन कर दिया, फिर इसको क्लोज किया। अब सर्किट में क्या हुआ, जब आपने इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया ना, तो इसके पास में मैक्सिमम एनर्जी थी ½ Li²। फिर आपने इस वाले सर्किट में देखा तो इसकी कुछ बात हुई है कि इसको वापस ओपन किया गया, S2 को अभी इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में सर्किट को चालू रखा कितने टाइम तक, t इज इक्वल टू 0.5 पाई बाय 100। अब आप ये देखिए भाई, ये नया सर्किट आ गया। अब इस सर्किट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अगर आप यहां पे करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज 100 रेडियन पर सेकंड आएगी। फिर एल की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आपके पास 100 माइक्रोफैराड, तो ये आ गया। तो टाइम पीरियड अगर आप देखिए, दिस विल बिकम 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना है, π/50 सेकंड्स आपके पास आया। आपको इस वाले टाइम की बात की गई थी, कौन सा टाइम है थोड़ा चेक करते हैं। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम है आपके पास में π/200 मतलब अगेन t/4 की बात की। अब अगेन t/4 की बात की, तो आप देख t इज इक्वल, जिस टाइम पे आपने स्विच को इसको ओपन किया था, इसको बंद किया था, उस टाइम में सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में थी।
किसके बराबर थी, Q0 स्क्वायर बाय 2C। अब ये वाली एनर्जी यहाँ पे जा रही है, सर्किट को वापस ओपन करेंगे T/4 पे। जब आप इसको वापस T/4 पे ओपन करेंगे तो सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी उस टाइम पे, कैपेसिटर के पास में, और यही हमें निकालना है। तो हमने क्या बोला, इसकी जो सारी एनर्जी थी वो इसके पास गई थी, फिर इसकी इसमें डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से अगर हम करेंगे तो डायरेक्टली कर देता हूँ। देखिए मैं क्या लिखूंगा आपके पास, दिस इज, इसको कर देते हैं कुछ, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे एनर्जी थी Q स्क्वायर बाय 2C, तो Q की वैल्यू बाय 2C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 900 माइक्रोफेराड, और डायरेक्टली किसके बराबर होगी वहां पे, किसके बराबर, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे मार्क आउट शुरू करेंगे तो ये साफ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 900 हो गया आपके पास, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। तो बच्चों ये बढ़िया सवाल है, एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है।